हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, योद्धा प्रो सीरीज के अंदर आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बाद आपका सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मतलब एलपीपी। और ट्रस्ट मी बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें से अगर हम पिछले कुछ पेपर्स का मतलब कि हिसाब किताब देखें, पिछले 4 साल का एनालिसिस जो मैं आप हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब यार आराम से आप 20 से 25 नंबर इसमें से ले सकते हो। और इस वीडियो को मैंने प्लान भी उसी तरीके से करा है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें बाउंडेड है, अनबाउंडेड, 2 ही टॉपिक हैं। उसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। और इसके साथ साथ बच्चे, अगर आप चाहते हो कि हमारे CUT के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, तो इसके लिए स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रस्ट में बच्चे, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस हिसाब से हमें मैथ्स की तैयारी करनी है, ताकि हम मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो हैं वो ले पाएँ। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो बच्चे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं z इज इक्वल टू ax प्लस by। ये इसी फॉर्म में होगा, मोस्टली इसी फॉर्म में होता है, 99% इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। तो बेसिकली z क्या होता है, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। इसको याद रखना, एलपीपी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती है, यहाँ उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, इसको वैसे हम बोलते हैं, इसको वैसे इस पूरे प्रोसीजर को हम पता क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। स्पेलिंग थोड़े चेक कर लेना। तो बेसिकली हमें कभी भी कोई आपसे पूछे कि एलपीपी की प्रॉब्लम से हमें क्या करना होता है, तो हम बोलते हैं उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, इसमें एक्स और वाई बच्चे क्या होते हैं? एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स और डिसीजन वेरिएबल्स। इन सब के बच्चे नाम याद रखना, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि CUT में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हर चीज़ काम आएगी। तो एक्स एंड वाई क्या है? नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, या इनको डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बच्चे नॉर्मली प्लस टू में जब आते हैं, तो +1 में क्या होता है कि ये वाला टॉपिक जो है आजकल CBSE ने रिमूव कर दिया है, तो ये टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती। तो ये शेडिंग जरूर आपको आनी चाहिए। उसके लिए मैंने आप बताया हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सबसे पहले तो इसको लिखना है 3x + 6y इज इक्वल टू 12। अब इसमें x को 0 फिल करेंगे तो y कितना आ रहा है 2, y को 0 करेंगे तो x कितना आ रहा है 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0, 2, 4, 0। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन बना ली बच्चे, लाइन बना ली। अब देखना हमें ये होता है कि इसकी शेडिंग कैसे होगी। देखो बच्चे, शेडिंग करने का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, x + y इज इक्वल टू 4। देखो इसमें इसके सोल्यूशन लिखने हो तो कैसे लिख सकते हैं? सर इसका सोल्यूशन जो है 1,3 है। 1,3 इसका सोल्यूशन क्यों है? वो अगर मैं x को 1 फिल करूंगा, y को 3 फिल करूंगा, तो इसका आंसर 4 आएगा। क्या 2,4 इसका सोल्यूशन है? नहीं सर, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसी तरह से सेम वे से इनइक्वालिटीज में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है सॉलिड लाइन। तो सॉलिड लाइन कब बनती है? जब भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता है। इक्वल टू का साइन का मतलब ये है कि वहाँ पर एक सॉलिड लाइन बनेगी। सॉलिड लाइन का मतलब ये होता है कि उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस जो रेड लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे इसके सोल्यूशन का पार्ट हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ऑब्वियसली बात है, हमें ये देखना है कि ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं या ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसको चेक करने का शॉर्टकट तरीका होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम ये क्यों लिखते हैं, एक्स को 0 फिल कर दो, वाई को 0 फिल कर दो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया, तो कितना आया? फॉल्स। वो ऑब्वियसली बात 0 12 से बड़ा नहीं है। फॉल्स का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब हमने एक पॉइंट फिल करा 0 0। ओरिजिन क्यों चेक करना होता है? वो ओरिजिन चेक करना बहुत ज़्यादा आसान है, 0 0 फिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने फिल करा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ कि फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर वाले पॉइंट्स जो हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। और जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड लाइन क्यों बनेगी, वो मैंने आपको मतलब बता दिया। अब सेम वे से 3x + 6y सेम है, लेस देन 12 लिखा है, इसको भी सेम इज इक्वल टू लिखेंगे और पॉइंट्स बना लेंगे 0, 2, 4, 0। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर एक मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। डॉटेड लाइन का मतलब ये है बच्चे, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो सेम यहाँ पर मैंने 0 0 फिल करा, तो 0 < 12 जो ट्रू है, ट्रू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। देखो T मतलब ट्रू,
ट्रू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हमें शेड करना है, मतलब इसको हमें ओरिजिन की तरफ नीचे की तरफ जो है वो शेड कर देना है, इसको हमें ऊपर की तरफ शेड कर देना है। अब बच्चे बात करते हैं स्पेशल केस की। अब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपके पास देखो ऐसा कुछ भी आएगा ओके है, पर जैसे ही आपके पास ऐसी कोई इनइक्वेशन आएगी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी आएगा बच्चे, तब ये ना ट्रू फॉल्स जो कंसेप्ट है ना वहां पर नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करना है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 किया y भी 0 आया, x को 1 फिल किया y भी 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्वियसली वाली लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, इस तरह से मैंने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन भी है तो यहाँ पर सॉलिड लाइन बनेगी। अब हमें ये देखना है क्योंकि ये लाइन बच्चे खुद ओरिजिन से पास कर रही है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई को मैं उधर शिफ्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है बच्चे कि x जो है वो बड़ा है, अगर x बड़ा है तो x की तरफ हम शेड करेंगे, ये याद रखना। अगर y बड़ा होता तो मैं y की तरफ शेड करता। तो ये बातें प्लीज़ बच्चे आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि शेडिंग अगर आपको क्लियर है तभी आप कॉर्नर पॉइंट डिसाइड कर पाओगे, और अगर आप कॉर्नर पॉइंट डिसाइड कर पाओगे तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे, जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड का मैंने पूरा एक जो है वो माइंड में बनाया हुआ है। तो इसमें दो तरह के रीजन होते हैं, एक होता है फिजिबल रीजन, एक होता है बच्चे इनफिजिबल रीजन। पहले इनफिजिबल रीजन की बात कर लेते हैं। देखो इनफिजिबल रीजन में क्या होता है कि ये लाइन जो है वो इधर को शेड कर रही है, ये लाइन जो है वो इधर को शेड कर रही है, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। कॉमन देखो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके नीचे वाले, कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। ठीक है, सेम वे से अगर फिजिबल रीजन आए तो फिजिबल रीजन दो तरह का आ सकता है, एक आ सकता है आपको बाउंडेड, दूसरा आपको आ सकता है अनबाउंडेड। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो बच्चे बाउंडेड का मतलब ये है कि मैंने लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, तो यहां पर मैंने शेडिंग करी, तो ये बाउंडेड मतलब सब जगह से बंद है, ये एक बाउंडेड सोल्यूशन है। और ये ए बी सी और ओ ये क्या है, पॉइंट ए बी सी ओ, ये क्या है, ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। याद रखना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें कहां पर मिलती है। देखो अभी आपको बात समझाऊंगा, चलो आगे थोड़ा समझा दूं इसको। अनबाउंडेड, अब देखो यहां पर मैंने लाइंस ड्रॉ करी, तो यहां पर मेरे पास जो है वो इस तरह से शेडिंग आ गई, तो ध्यान से देखो ये ऊपर से खुला है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि बंद, अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, एक तरफ से खुला हुआ। अब यहां पर भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये देखो कॉर्नर पॉइंट्स ई एफ जी और एच, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और जैसा कि मैंने बोला बच्चे, हमें हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पर ही जो है वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। देखो इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अल्टीमेटली क्या है, ये जो मैंने शेडिंग करी है, देखो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ मैंने शेडिंग करी है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर दो लाइन्स हैं, अगर आपने गौर किया हो, यहाँ पर अगर मैं इसको समझाना चाहूँ थोड़ा और डीप में, दो लाइन्स हैं, एक है यहाँ पर ऑरेंज वाली लाइन, दूसरी है आपकी ये ग्रीन वाली लाइन। तो ये जो रेड वाली शेडिंग है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन दोनों इन इक्वेशंस को, दोनों इनक्वालिटीज को, ग्रीन और ऑरेंज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट हमें चाहिए होता है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। देखो ये ग्रीन रेड पोर्शन जो है सारा सोल्यूशन है, ये सारा सोल्यूशन है उसका, बट हमें क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमाइजेशन का सोल्यूशन। सोल्यूशन का ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइज करना, मतलब उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना, वो हमेशा हमें कहाँ पर मिलती है, कॉर्नर पॉइंट्स पर। अब जो बातें मैं बोल रहा हूँ इनको दिमाग में रखना हो कि इनमें से कोई भी एमसीक्यू आपको आ सकता है। आपको आज की वीडियो में पता लगेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली सारे क्या है, सोल्यूशन है, बट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हमें कहाँ पर मिलता है, कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मिलता है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब बच्चे ये ना मैंने पूरा माइंड मैप लिखा है कि मैंने हिंदी में लिख के आपको बताया ताकि वो क्लैरिटी में मैं दे पाऊँ। देखो ऑब्वियसली बात है, इनफिजिबल रीजन में क्या होता है, नो सोल्यूशन, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब बाउंडेड पर बात करते हैं। देखो बच्चे अगर बाउंडेड आ गया ना, तो याद रखना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेगी। अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड है तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलने ही वाली है, गारंटेड है ये, ठीक है। बट अगर अनबाउंडेड आ गया,
अगर बच्चे अनबाउंडेड आ गया तो इसका बहुत ध्यान रखना है बच्चे। अगर मैं अनबाउंडेड की बात करूँ, इसमें पढ़ूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर m मैक्सिमम वैल्यू है तो हम अज्यूम करेंगे कि z जो है वो m से भी बड़ा है। अगर कुछ कॉमन आया तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मैक्सिमम वैल्यू है। सेम वे से अगर स्मॉल m जो है मिनिमम वैल्यू है, हम अज्यूम करेंगे कि z जो है उससे भी कम है। अगर कुछ कॉमन आया तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मिनिमम वैल्यू है। मुझे पता है ऊपर से निकल गया, ये समझ में नहीं आएगा, बट इसको मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब क्लियरली दिख रहा है कि ये अनबाउंडेड है और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं A B C D। तो मैंने जस्ट वैसे लिख दिया कि कॉर्नर पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू 10 आ रही है, इसकी 20, इसकी 30, इसकी 40। अब आपको पता है बच्चे, अब आपको पता है कि ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं। अब क्योंकि देखो अगर रीजन ये बाउंडेड होता, जैसा कि मैंने आपको यहां पर समझाया, अगर रीजन बाउंडेड है फिर तो बच्चे अगर ये बाउंडेड होता, अगर ये बंद होता तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है। बट क्योंकि अनबाउंडेड है तो यहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि z इज इक्वल टू ax प्लस बी। यहां पर जो भी वैल्यू है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, हम बोलेंगे कि z की वैल्यू m। देखो हम बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, बट हमने उल्टा अज्यूम कर लिया कि z जो है वो m से भी बड़ा है, z की वैल्यू जो है वो m से भी बड़ी है। इसको हम प्लॉट करेंगे। अब सपोज मैंने जैसे ही इसको बच्चे प्लॉट करा तो इसकी प्लॉटिंग जो है वो कुछ इस हिसाब से आई, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, ये सपोज ऐसा मान के चलो कि ये प्लॉटिंग जो है वो इस तरह से, अगर आपको देख पा रहे हो इसको, ये प्लॉटिंग जो है वो इस हिसाब से है, ठीक है। यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी। अब बच्चे यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगर ये शेडिंग जो है वो नीचे की तरफ है, मगर इसका मतलब बच्चे इसका कुछ भी उस हिस्से से कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर z जो है, d जो है वही मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। बट अगर बाय चांस ये शेडिंग जो है ये ऊपर की तरफ होती, मतलब कुछ कॉमन आ गया, अगर कुछ कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर कुछ कॉमन आया तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने वाइट पोर्शन जो है कॉमन आ गया, अगर ये कॉमन आ जाता शेडिंग की तरह, तो अगर शेडिंग करके कॉमन आ गया तो हम बोलेंगे इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सेम वे से अगर मैं इसकी बात करूं मिनिमम वैल्यू की, हम ये सपोज करेंगे कि z क्या है, ax प्लस बी वाई लेस देन, हम उल्टा सोचेंगे कि हमारा z जो है m से भी कम है। इसको भी हम यहाँ पे बना के देखेंगे, जहाँ पर भी बना, सपोज ये a पॉइंट के आसपास बन रहा है कहीं पर, सपोज ये a पॉइंट के आसपास यहाँ बन रहा है, तो सपोज ये ऐसे बन गया। अगर इसकी शेडिंग कॉमन आ गई तो m मिनिमम वैल्यू नहीं है, और अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये 10 जो है ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। मुझे पता है 50-60% समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वेल एंड गुड, एक बार दोबारा वीडियो देख लो या रिपीट करके देख लो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आगे जाके बच्चे क्वेश्चंस में मैं और क्लियर करूँगा। एक दो क्वेश्चंस हैं, और अगर लगता है कि बहुत अच्छे से समझना, और भी अच्छे से समझना है, तो एक बार हमारा NCERT वन शॉट देख सकते हो। एक क्वेश्चन सिर्फ अनबाउंडेड वाला कर लेना, सिर्फ जस्ट एक क्वेश्चन, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि CUT के लिए न्यू अपडेट्स हैं, तो ये वैसी कुछ मैंने बातें लिखी हैं जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसीजर को थोड़ा सा फास्ट कर देंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक से पॉइंट ज़्यादा पर हो सकती है। बच्चे ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू एक जगह पर ही आएगी, मिनिमम वैल्यू एक ही जगह पर आएगी, दो जगह पर भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर उसी पॉइंट से जुड़ता हुआ अगला पॉइंट है कि अगर इन दोनों, जैसे यहाँ पर A है, ये B है, अगर इन दोनों पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, देखो सपोज इस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इस पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर सेम ये यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होती, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होती, तो पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह पर हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। ये पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे बेसिक हमारा खत्म है, हमें 10-15 मिनट लगे हैं। अब आप क्वेश्चंस देखना बच्चे, इसके बाद आपको ना लगेगा कि यस मेरे 20 नंबर तो बच्चे सर मेरे CUT में अलग से रख दो, ये मुझे आते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इनमें लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, आपको पता है कौन सा, z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। अब ये मत सोचना कि सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, यस आएंगे, आपको दिखाऊंगा आगे जाके। If a furniture dealer estimates that from the sale of a table he can make a profit of 250 and from the sale of one chair of a profit of 75, ओके टेबल पर उसको देखो, इसको टेबल पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 250, ध्यान से लिख लेना प्लीज, गलती मत करना। चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है उसको 75। इफ x इज द नंबर ऑफ चेयर्स, y इज द नंबर ऑफ टेबल, y नंबर ऑफ टेबल है,
x नंबर ऑफ चेयर है, ठीक है। देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखो बच्चे ऑब्वियसली बात है, एक चेयर पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 75, तो x चेयर्स पर कितना होगा 75x। तो z कैसे आएगा, z आएगा हमें 75x प्लस 250y, क्योंकि ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया, ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया। तो कौन सी ऑप्शन सही लग रही है मुझे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। कई बार बच्चे ऐसा कुछ लिख देते हैं, ये 250x, तो ध्यान से लिखना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें से आसान क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं। अब देखो लीनियर एलपीपी की प्रॉब्लम मिनिमाइज करना, हमें z को क्या करना है, मिनिमाइज। अब यहाँ पर जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए x की y की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x1 और x2 लिखा हुआ है। ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, 5x1 प्लस 10x2, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x2 लेस देन इक्वल टू 4, ये सबको लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टू देन द फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन का मतलब आप समझते हो, ऑफ बिलोंग्स टू। देखो बच्चे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, बहुत से बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने जाएंगे, ऑब्वियस बात सॉल्व हो जाएगा, इसको बना के देखेंगे। पर मैं ये बोल रहा हूँ इसको बना के देखने की नीड नहीं है। क्या लिखा हुआ है, फिजिबल सोल्यूशन हमें कहाँ पर मिलता है बताओ। फिजिबल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कहाँ, जहाँ पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलनी होती है। और अगर आप इसको देखो x और y ग्रेटर देन, देखो अगर ये x1 है और ये x2 है जिसको हम y बोलते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो याद रखना हमारा फिजिबल सोल्यूशन जो होता है ना, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। तो इस तरह से इसको बिना डायग्राम के भी हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ए प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू certain constraints as determined by set of linear inequalities is called। देखो बच्चे, जो linear constraint, जो certain constraints होते हैं उनको as determined by set of is called an। देखो बच्चे, अगर किसी प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो लीनियर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स, ऐसी हम चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऐसी हम चीज़ों को क्या बोलते हैं बच्चे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स। ऑप्टिमल वैल्यू आप समझते हो, ऑप्टिमल वैल्यू किसको बोलते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। वो कहाँ पर मिलती है, गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ द इन इक्वेशन विद एक्सिस ओनली, given by intersection of in equation with x axis only, given by corner points of the feasible region, none of the above। तो बच्चे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको पता है जो फिजिबल रीजन बनता है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहीं पर हमें ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 23 में पूछा गया, ठीक है। अभी तक आपको 5th क्वेश्चन तक आपको विश्वास नहीं हुआ होगा कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे पेपर में आ सकते हैं। बच्चे आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। CUT 2023 का क्वेश्चन है। एवरी LPP एडमिट्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, हर एक LPP का ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ये बच्चे गलत है क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ना आए ना मिनिमम वैल्यू ना आए। एवरी LPP एडमिट्स अ यूनिक सोल्यूशन, ये भी गलत है, जूनियर तक इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। द ऑप्टिमल वैल्यू डज नॉट अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ओनली। ऑप्टिमल, 2 मिनट, ऑप्टिमल वैल्यू डज नॉट, जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है वो अकर नहीं करती कॉर्नर पॉइंट्स पर एट, ये गलत लग रहा है मुझे। इफ आर LPP एडमिट्स ऑप्टिमल सोल्यूशन एट 2 पॉइंट्स देन इट हैज ऑप्टिमल सोल्यूशन एट इनफाइनाइट। बच्चे ये सही है, अगर LPP जो है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट्स पर आ जाए, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया था A और B पॉइंट पर, देन इट हैज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन एट इनफाइनाइट नंबर। इस पूरे लाइन सेगमेंट पर क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मतलब ऑप्टिमल वैल्यू। तो D ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देख लो बातों वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं CUT 2022 का। द कंडीशंस x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेस्ट्रिक्शंस ओनली, नेगेटिव कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। आपको समझाया था डिसीजन वेरिएबल। 24 का क्वेश्चन देखो बच्चे, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि देखो मेरा टारगेट ये होता है कि बच्चों को अगर मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो सब अलग अलग तरह के हों, ठीक है। अब ये देखो, ये अलग तरह क्वेश्चन है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द, इसमें भी 3-4 तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं, A B C। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस by
हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, ए और बी पर। जेड ए कितना आएगा, जेड ए का मतलब क्या है, ए का है 0,8, एक्स को 0 करेंगे, वाई को 8, तो कितना आएगा 8b। अब जेड बी कितना आएगा, बी कितना है बच्चे आपका 4,0, वो कितना आएगा 4a प्लस 0 इज इक्वल टू 4a। अब ऑब्वियसली बात दोनों वैल्यू मैक्सिमम है, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन पूरे लाइन सेगमेंट ए बी पर मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। दोनों मैक्सिमम वैल्यू है मतलब दोनों बराबर होंगी। इसका मतलब 4a, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ZA और ZB आपस में क्या है, बराबर है। तो 8b इज इक्वल टू 4a, तो 2b इज इक्वल टू a। तो ये बच्चे आपका आंसर है, देखो ये मैच कर रहा है, 2b a इज इक्वल टू 2b। तो यस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है। देखो ये मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाया, अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको एक और करवाने वाला हूँ, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। कहाँ पर पूछा गया, CUT 2025 में। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन एसोसिएटेड विद, देखो मैक्सिमाइज करना है इसको, मैक्सिमाइज किसको करना है, px प्लस qy को। p और q क्या है, ग्रेटर देन 0, सब्जेक्ट टू ये कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, वो दिए हुए हैं, सारी इनइक्वेशंस दी हुई हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं अपने। इफ द ऑप्टिमम वैल्यू अकर्स एट बोथ, हमारी जो बच्चे ऑप्टिमम वैल्यू है वो दोनों पर एग्जिस्ट करती है, ऑप्टिमम वैल्यू अकर्स एट बोथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, मैक्सिमाइज की बात हो रही है यहाँ पर, इसको मैक्सिमाइज करना है, और वो बोल रहे हैं कि ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो Z3,4 और Z0,5 पर एग्जिस्ट कर रही है। ये अब कंफ्यूज करने के लिए आपको, देखो उन्होंने बोला कि इसको मैक्सिमाइज करो और बाद में लिखा कि ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो इन दोनों पॉइंट्स पर आ रही है, इसका मतलब ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर कितना बच्चे आएगा, 3p प्लस 4q, यहाँ पर कितना आएगा 0 प्लस 5q, तो 3p इज इक्वल टू q। तो कितना बच्चे आंसर आया, 3p इज इक्वल टू q। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कई बार वो हमें लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं उलझना, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखना, ये उससे भी एडवांस लेवल है, ये उससे भी एडवांस लेवल है। अब ये देखो, ये मतलब कि ऑब्वियसली पता है 24 में क्वेश्चन पूछ लिया, 25 में पूछ लिया, अब हो सकता है 26 में आपको आ जाए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस b दिया हुआ है, by सॉरी, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, इफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू 42 एट, देखो 42 मैक्सिमम वैल्यू 42 कितनी है, 42, ये मैक्सिमम वैल्यू है, किस पर आ रही है, 4,6 पर, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू है जी आपकी 3,2 पर आ रही है, वो कितनी है 19। अब ये नहीं बोल सकते दोनों आपस में बराबर हैं, वो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो ये 4, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 42। इसको क्या लिखेंगे, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या था, देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर तो मैं क्लियर है कि लाइन सेगमेंट ए बी पर जो है, जो कि 24 का क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट ए बी पर मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, यस, दोनों बराबर कर दिए। यहाँ पर जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे ऑप्टिमम देख के कंफ्यूज हो जाएं कि वो मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमाइज इसको करना है और ऑप्टिमम वैल्यू इस पर आ रही है, तो इसका मैं दोनों मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, दोनों बराबर है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बच्चे इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बच्चे आएगा, देखो 4a प्लस 6b है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9a प्लस 6b, तो 3 9 27, 57 आ गया, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कितना आएगा, ये आपस में कट गया, तो माइनस के 5a और ये कितना आ गया 5 माइनस के 15, तो a बच्चे कितना आ गया 3। a अगर 3 आ गया तो b को चेक कर लो, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 19, ये बन गया 9 प्लस 2b इज इक्वल टू 19, 2b इज इक्वल टू 10, तो b बच्चे कितना आ गया 5। तो a 3 है b 5 है, a 3 है b 5 है, तो c ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देख लो बच्चे कितना इजीली हमने इसको कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CUT अगेन 2024 का क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करी है। z दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमाइज एट द पॉइंट इज मैक्सिमम एट द, 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम है, 8,2 और 4,6। मतलब यार इतना तो हमें पक्का पता है कि 8,2
और 4,6 जो है वैल्यू बराबर है। ठीक है, ए और बी दोनों 0 से बड़े हैं, ए बी इज इक्वल 25, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, ओके देखो यहाँ पर ये बताया कि दोनों आपस में इक्वल है बट मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताई, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8a + 2b 4a + 6b। सॉल्व करना है इसको, 4a इज इक्वल टू 4b, तो यानी कि a इज इक्वल टू b आ गया। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है ab इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पर a और b आपस में इक्वल है, a स्क्वायर कितना आ गया 25, a कितना आ गया ±5, बट a जो है वो 0 से बड़ा है, तो a कितना आएगा ओनली 5, तो b भी कितना आएगा ओनली 5। उन्होंने पूछा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो मैक्सिमम वैल्यू z इज इक्वल टू 8a + 2b, 8 × 5 2 × 5, तो कितना आया 40 + 10 मतलब 50, तो 50 बच्चे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये देख लो बच्चे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे, और यहाँ से मैं क्लियर कट आइडिया मिल रहा है कि किस तरह से हमने डिफरेंट तरीके से सिर्फ मैक्सिमम वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो वैरायटी आपको काफ़ी मिल रही है। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इन सब क्वेश्चन को ढूंढने में, उसको सॉल्व करने में, उसको यहाँ पर वीडियो शूट करने में बहुत एफर्ट जा रहे हैं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बच्चे यूँ ही मिलता रहा, जो कि आप बहुत दिखा रहे हो, तो बच्चे हम यूं ही आगे काम करते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी इंटीग्रेशन की आने वाली है। ठीक है, अब देखो द फिजिबल रीजन, यहाँ पर क्या दिया, CUET 2022 का क्वेश्चन है। देन देखो ये ना ग्राफ बनाया हुआ है उन्होंने, z इज इक्वल टू 11x, z कितना है 11x + 7y। वो क्या पूछ रहे हैं, द मिनिमम वैल्यू पूछिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फिजिबल रीजन है, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इन कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी है। 0,5 पर चेक करो तो आएगी 35, ठीक है। फिर 0,3 पर चेक करेंगे तो कितनी आएगी 21, और 3,2 पर चेक करेंगे तो आएगी 33 + 14, तो ये बन गई 7 और 47। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई 21। उन्होंने क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ए, मतलब 21 है इसका आंसर। ठीक है बच्चे, आई होप ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन LPPR। देखो ये अनबाउंडेड रीजन आपको दिख रहा है, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। एक तो ये 0,4, एक ये वाला 0.6 1.6, ये कौन सा है 3,0। ठीक है, वो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट। अब देखो बच्चे यहाँ पर ना उन्होंने ना, वैसे देखा जाए तो क्योंकि अनबाउंडेड है, इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट अगर हम देखो यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो अगर हमें यहाँ पर कुछ ऐसी ऑप्शंस होती कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम चेक करते z को बना के। बट यहाँ पर सब जगह पर बताया हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है ना यहाँ पर है, इसको हमें चेक करने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, z इज इक्वल टू देखो 4x + 6y है, हम डायरेक्टली कॉर्नर पॉइंट चेक करेंगे। तो पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,4, तो कितना आएगा ये 24। उसके बाद है 6/10, इसको लिख लो 16/10, तो 4 × 6/10, इसको कट मत करना, 6 × 16/10, तो ये बनेगा 24/10, 96/10, तो ये 120/10, 120/10, तो ये बन गया 12। यहाँ पर 24 है, और लास्ट में कौन सा है 3,0, ये भी 12 है। अब दो वैल्यू बराबर आ गई, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, तो क्या लिखेंगे, 0,6 एट एवरी। देखो कुछ बच्चे ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन लिख के आएंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ ओनली, ओनली नहीं है, इस पूरे लाइन सेगमेंट पर, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर भी, तो इस पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह पर क्या होगी मिनिमम वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी पॉइंट्स। तो डी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे आपने ध्यान से करना है। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर बच्चे क्योंकि अनबाउंडेड है तो हमारा चेक करना उसको बनता है कि इसमें मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट इसमें क्या है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसी हैं कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए मैंने बाउंडेड वाला पोर्शन जो है, अनबाउंडेड वाला सॉरी पोर्शन जो वो चेक नहीं करा। तो इस तरह से पेपर में आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CUET 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चे। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है x को हमें, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है।
ये हमें कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन द ऑप्टिमल सोल्यूशन अकर्स एट, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियस जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि मैं नंबर जो हैं बच्चे वो टाइम सेव करने के, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पर बना के दिखाना है, हमें जस्ट आंसर देना है। तो जल्दी जल्दी से क्या करो, 2x + y = 3। अगर मैंने x को 0 करा तो y 3 आएगा, मैंने y को 0 करा तो 3/2 मतलब 1.5, 0 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं अगली लाइन की बात करूं, x + 2y = 6, x को 0 करा तो y आएगा 3, और अगर y को 0 करा तो x आएगा 6, ठीक है जी। यही 2 पॉइंट्स हैं। तो जल्दी जल्दी रफ में बना के देखते हैं इसको। तो अगर मैं ग्रीन लाइन की बात करूं तो ग्रीन लाइन कैसे बनेगी, 0,3 एंड 1.5,0। तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी बच्चे, ये है आपका 0,3 और ये है आपका 1.5,0, ठीक है। अगर मैं ब्लू लाइन की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पर होगा जी आपका 6,0। अब क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की नीड नहीं है। अगर मैं देखूं बच्चे, ये लाइन जो है, ये ग्रीन लाइन जो है, ये अवे फ्रॉम इट टू फॉल्स हो रही है, यहाँ पर ये फॉल्स है, ध्यान से देखो, 0 <3, ये फॉल्स है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसकी बात करूं तो ये भी बच्चे फॉल्स है ना, x + 2y > ये भी फॉल्स है, दोनों का फॉल्स आ रहा है, तो मतलब कॉमन पोर्शन जो है बच्चे वो ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एक अनबाउंडेड रीजन बन गया, यहाँ पर एक अनबाउंडेड रीजन बन गया जिसके कॉर्नर पॉइंट 2 हैं, 0,3 और 6,0, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, अब अनबाउंडेड है तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो हमारी, अगर मैं z की बात करूँ तो z जो है वो कितना है, वो है जी x + 2y, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 0,3 की तो इसकी वैल्यू आएगी 6, अगर मैं बात करूँ 6,0 की वो आएगी 6, मतलब इन दोनों पर हमें मिनिमम वैल्यू मिली है, दोनों क्या है, मिनिमम है। बट हमें चेक करना है कि क्या ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, क्योंकि ये अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर z जो है वो z कितना है हमारा, x + 2y, हम बोलेंगे कि ये वैल्यू जो है वो मिनिमाइज की बात हो रही है, ये 6 से भी कम है, ये हमारी वैल्यू जो 6 से भी कम है। x + 2y < 6, ध्यान से इस लाइन को देखो, इसको बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन जो है अल्टीमेटली यही है, अल्टीमेटली ये ब्लू वाली लाइन ही है, अल्टीमेटली ये यही वाली लाइन है, डॉटेड लाइन बनेगी, ये एक बच्चे डॉटेड लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन है बच्चे, अगर इसको मैं देखूँ ये ट्रू बन रहा है, ये ट्रू बन रहा है, मतलब ये नीचे की ओर शेड करेगी, मतलब ये बच्चे नीचे की ओर शेड करेगी, मतलब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन रीजन। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया इसका मतलब 6 इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो मैं क्या बोलूँगा, बोथ 6,0 एंड 0,3। तो इस तरह से बच्चे हमें क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर है। और ये जो बच्चे बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेंथी क्वेश्चन आएंगे, यस, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है, आपके सामने है। फिर से CUET 2025 का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्स्टेंट डज द गिवन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। देखो बहुत से बच्चों को लगता है, देखो यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपको 25 का या डायरेक्टली 24 का पेपर सॉल्व करना है तो वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है, ध्यान से देखो बच्चे, ये पॉइंट कौन सा है, 0,15, 15,0, ठीक है, सॉरी 0,15, 15,0। तो ये लाइन जो है बच्चे, ये ऑब्वियसली बात है, इससे देखो ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है, x + y 30 वाला है, x + y 15 वाला, ये सब कुछ सेम है। तो अगर हम ये देखें तो ये लाइन जो है, ये ग्रीन वाली लाइन जो है, ये कैसी होगी, ये होगी x + y 15, ठीक है। अगर मैं ऑरेंज लाइन की बात करूँ, ये वाली लाइन जो है 30,0, 0,30, तो ये लाइन जो है ये ऐसे बनेगी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये देखो ऑब्वियसली नीचे की ओर शेड कर रहा है, ये ऊपर की तरफ शेड कर रहा है, मतलब ये अब फॉल्स होगा, ये ग्रीन वाली लाइन फॉल्स होगी। फॉल्स का मतलब ये है, फॉल्स का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 0 < 15 आएगा, और ये ट्रू है तो ये टुवर्ड्स लिखना पड़ेगा कि 0 जो है 30 से छोटा है। तो ये तो हमें क्लियर है कि x + y जो है वो < 30 आएगा, और x + y जो है वो < 15 आएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या है, x = 15। अब क्योंकि ये पीछे की ओर शेड कर रहा है तो <15, तो ये भी सही लग रहा है मुझे। और अगर मैं लास्ट इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन जो है वो y = 20 वाली, इसके नीचे है, < 20, तो ये रहा। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका बच्चे राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम जस्ट हमें लगा है, बट एक्चुअल में इतना टाइम नहीं लगना होगा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। अब सेम क्वेश्चन CUET 2024 में पूछा गया
यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें ना देखो अगर आपको दिख पा रहे हैं इसमें रीजन लिखे हुए हैं, देखो ये ए रीजन लिखा हुआ है, ये बी रीजन लिखा हुआ है, ये सी, ये डी। वो बोल रहे हैं कौन सी शेडिंग होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 4x, मैं ग्रीन लाइन की बात करता हूँ, 4x + y > 80। तो ये लाइन कौन सी होगी, इसमें हमारा पॉइंट होगा x को 0 किया तो y 80 आएगा, और अगर y को 0 करा तो x 20 आएगा। 0, 80, 20, 0 ये लाइन लग रही है मुझे, ये लीजिए, ठीक है, जिस आपको समझाने के लिए। अगर मैं नेक्स्ट ऑरेंज लाइन की बात करूं, x + 5y > 115, x को 0 करा तो 5 कितना आएगा, 5 2 5 3 23, और अगर मैं y को 0 करूंगा तो x 115। तो ये लाइन जो है ये पड़ी, ये देखो, ठीक है। और लास्ट लाइन जो है उसको ब्लू लाइन कर लेते हैं, 3x + 2y > 150। वैसे एक ही लाइन रह गई है, वो यही है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रीन लाइन जो है बच्चे वो अवे है, देखो 0 > 80 है तो फॉल्स हो गया, अवे मतलब ये आगे की ओर शेड कर रही है, ये आगे की ओर, मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है, बी और सी में से। अगर मैं ऑरेंज लाइन की बात करूं, ऑरेंज लाइन भी जो है वो ऊपर की ओर शेड कर रही है, देखा जाए वैसे यहीं से क्लियर कि सी ऑप्शन है। इसकी बात करें, लेस देन है, नीचे की ओर शेड कर रहा है, तो मतलब ये वाला रीजन जो है बच्चे वो कॉमन रीजन है। तो ये रीजन कौन सा है, ये रीजन बच्चे कौन सा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ऐसे पेपर में आपको क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से CUET 2025 का क्वेश्चन है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो देखो फिर से हमें z जो है वो दिया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ, 3x + y > 3, x को 0 करो, y कितना आएगा 3, y को 0 करा तो x 1 आएगा, ठीक है। ऑरेंज लाइन की बात कर लेते हैं, ऑरेंज लाइन जो है वो 2x - 3y > 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x को 0 करा तो y -4 आएगा, x को अगर 0 करा तो y -4 आएगा, और अगर y को 0 करा तो x 6 आएगा, ठीक है। और अगर मैं ब्लू लाइन की बात करूँ, वो कितना है, एक ऊपर भी है ना, ये पड़ी 2x - y > -5। अगर मैंने x को 0 करा तो y 5 आएगा, y को 0 करा तो -2.5 आएगा, इस तरह से है। अगर मैं इन लाइंस को बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, इन लाइंस को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, 0, 3 एंड 1, 0, 0, 3 एंड 1, 0। ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, एंड 1, 0। चलो हमें रफ आइडिया लेना है, ठीक है। ऑरेंज लाइन की अगर मैं बात करूं तो 0, -4, 6, 0, 0, -4 यहाँ पर कहीं पर होगा, 6, 0 यहाँ पर होगा। हमें आइडिया लेना बच्चे, फिर से बोल रहा हूँ, हमें एक्यूरेट नहीं बनाना, ठीक है। मैं चाहता तो एक्यूरेट बना सकता है, बट मैं आपकी तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ। 0, 5 एंड -2.5, 0, 0, 5 यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है, और -2.5, 0 यहाँ पर कहीं पर होगा, ये होगा जी, ठीक है। तो ये हो गया अपना 0, 5, ओके। अगर मैं इसकी कॉर्नर पॉइंट्स को शेडिंग निकालनी पड़ेगी। शेडिंग जो है बच्चे, ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन लाइन की अगर मैं बात करूँ, ग्रीन लाइन किधर की ओर शेड करिए, अवे है, अवे मतलब इधर की तरफ, ठीक है। अब मैं ऑरेंज लाइन की बात करूँ, ऑरेंज लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब इधर की ओर शेड करेगी, नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग होती है। उसके बाद ब्लू लाइन जो है 0 > 5 टुवर्ड्स ओरिजिन, नीचे की ओर, मतलब यार ये वाला पोर्शन है। और उन्होंने इसके कॉर्नर पॉइंट्स पूछे हैं, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हुए, कॉर्नर पॉइंट हुए 6, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 5। तो 0, 5, 0, 3, 0, 5 ये नहीं है, 0, 3, 0, 5, 1, 0, 6, 0, यस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे 23 में पूछा गया, फिर से बातों वाले क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी हर एक स्टेटमेंट। इफ दी करेक्ट पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ LPP इज अनबाउंडेड, ओके अनबाउंडेड है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये सही है बच्चे। अगर रीजन हमारा अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन
इन एन LPP ऑलवेज अकर एट ओनली वन कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। देखो बच्चे मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर हो सकती है, जो गलत है, ठीक है। In a LPP, minimum value of the objective function is always 0 if the origin is one of the corner point। देखो बच्चे ऑब्वियस ही बात है, अगर मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 0 0, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ओरिजिन वैल्यू देखो हमारे कितने ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं, मान लो z इज इक्वल टू ax प्लस by कुछ भी है, और कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0,6, 0,0, 3,0 कुछ भी है, सबसे छोटी वैल्यू 0,0 पर ही आएगी। तो ये भी मुझे सही लग रहा है। A एंड C, ए एंड सी, ये तो बच्चे गलत हो गई है ना, ये भी गलत हो गई, इन दो बी गलत ही है, तो ऑब्वियसली बात बच्चे बी ऑप्शन आएगा। फिर भी लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन LPP द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज फाइनाइट। तो बच्चे ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू आए ही ना वहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइनाइट हुई जुई थोड़ी ना, वो मतलब कि ऑब्वियसली बात होता ना ही आए, मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पर डिफाइन ना कर पाएँ, तो किस तरह से है, तो ये भी गलत है। तो इसका बी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, द सोल्यूशन सेट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूड्स द पॉइंट। अब देखो बच्चे यहाँ पर ना हमें सोल्यूशन सेट दिए हुए हैं x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 3x। देखो ऑब्वियस सी बात है LPP में से क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं आएंगे, इनमें से बस ये आएगा कि आपको जो है ना वो अपना टाइम सेव करना है, किस तरह से करना है। अब देखो इन सोल्यूशन सेट, अब इनका जो भी सोल्यूशन सेट बनेगा, मतलब जो भी हमारी कॉमन शेडिंग बनेगी, कौन सा पॉइंट हमें सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो डायग्राम बनाने से तो रहे टाइम वेस्ट होगा, हम क्या करेंगे, 2,3 को यहाँ पर फिल करना। अगर मैं 2,3 को यहाँ पर फिल करूँ कितना आएगा, कितना 2 3 6 और 8, ये गलत है बच्चे, ऑब्वियस ये पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। 3,2 पर यहाँ चेक करूँ, 3 2 2 4, ये भी गलत है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नहीं होगा। मतलब दोनों देखो मैंने 2,3 यहाँ पर फिल करा, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो मैंने अगला पॉइंट चेक करूँ, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। 3,4 चेक करें, 3 फिल करा, 2 4 8, ध्यान से देखो 11 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं 3 3 9, 4 4 16, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी बात करूं 6 20, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। आप चाहे इसको चेक करना है, यहाँ पे करना है, वैसे हमारा आंसर आ चुका है, इसको चेक कर लो। इसमें फिल करना, इसमें फिल करोगे 4 + 2 3 6, कितना आया 4 + 10, ऑब्वियस बात 10 जो है 11 से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियस बात सी हमारा जो है वो आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। LPP इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। LPP कौन सा प्रोसेस है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या ऑप्टिमम वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करने का जो है वो प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड करे हैं कि कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए आप झट से कर दो। LPP हैज़ कंस्ट्रेंट्स ऑफ, बच्चे LPP में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, 2 और मोर वेरिएबल्स के, 2 और मोर वेरिएबल्स वो आ सकते हैं, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आप समझते हो x और y, तो ये ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं, 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक। आ जाओ जी, द नंबर ऑफ अवेलेबल कॉन्स्ट्रेंट्स, देखो नंबर ऑफ अवेलेबल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो 2 हैं, एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड इज 3, देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, the constraint are short in number, the solution is problem oriented, none of these। तो बच्चे यहाँ पर आएगा constraints are short in number। तो देखो याद करो, हमने ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 10th में पढ़ा होता है ऐसा कुछ। अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सपोज, तो हम क्या बोलते हैं, इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, इसको ऑब्वियसली बात है हम क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके इसको सोल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। इसमें कंडीशन होती है बच्चे कि जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। अगर आपको याद है, अगर मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जो हमने 12th में मैट्रिक्स मेथड के अंदर भी पढ़ा है, अगर इसको तो आपको पता है ऐसी 3 इक्वेशंस होती हैं, तो 3 इक्वेशन तो 3 वेरिएबल। सेम वे से अगर कॉन्स्ट्रेंट्स 2 हैं और ऑप्टिमाइजेशन करने वाले मतलब 3 हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कॉन्स्ट्रेंट जो है शॉर्ट इन नंबर, छोटे हैं, मतलब ज़्यादा होने चाहिए, 3 तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। इफ़ द पॉइंट एच के जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेटिस्फाई एन इक्वेशन इन इक्वेशन ax + y, मतलब ax + by। देखो h, k जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को। देन हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय इन इक्वेशन इज, देखो अब इसको हाफ प्लेन क्या क्या बोलते हैं, देखो
सपोज ए एक्स प्लस बी वाई जो है सपोज वो ऐसे बन रही है, ठीक है, और अभी इसी बार ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ये जीरो अगर 0 0 फिल करेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है वो शेड करेगी, तो इस तरह से है। इसको बोलते हैं कि हाफ प्लेन है ये, ठीक है। हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एच कॉमा के बट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 4। तो बच्चे देखो यहाँ पर अगर मैं लाइन की बात करूँ तो कौन सी लाइन बनेगी सर जी, ये एक सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसका सोल्यूशन का पार्ट हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये बच्चे गलत है। द हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एच कॉमा के, ऑब्वियस सी बात है, एंड द पॉइंट्स ऑन द, यस बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। होल एक्स वाई प्लेन ये गलत है, तो इस तरह से 23rd क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चे, बी ऑप्शन, ठीक है। कितना आएगा, बी ऑप्शन, आपको मैंने समझा दिया। इन इक्वेशन y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं ना आपको, ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी, ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करेगी, और यहाँ पर किसकी तरफ शेड करेंगे इसको, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स की तरफ, मतलब ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनेगा, हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लोज्ड हाफ प्लेन अबव द लाइन y इज इक्वल टू एक्स विच कंटेन पॉजिटिव y एक्सिस, हाफ प्लेन दैट कंटेन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो बच्चे ये हाफ प्लेन तो है, ये किसको कंटेन कर रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, ये क्वेश्चन बच्चे आपको बोर्ड्स में भी आया हुआ है, ठीक है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, देखो यहाँ पर उस कंपनी जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट फंक्शन जो उन्होंने ऐसे लिखा है 5x प्लस 7y, वेयर एक्स एंड वाई आर नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो इसके कितने यूनिट सेल करे, एक्स के कितने यूनिट सेल करे उन्होंने एक्स, वाई के कितने यूनिट सेल करे उन्होंने वाई के यूनिट सेल करे उन्होंने स्मॉल वाई, और ऑब्वियसली पता 5 उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्या बताएगा, वैसे बताऊं अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय, ये गलत है बच्चे, डिफरेंस हमें कोई नहीं बताने वाला। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पर हमें प्रोडक्शन नहीं बता रहा, वो हमें प्रॉफिट का बता रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सेलिंग प्रॉफिट अर्न्ड बाय, तो ये देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम, ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन क्योंकि हमें कंबाइंड उनका जो प्रॉफिट होगा वो हमें बताएगा। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है बच्चे, ए कांस्टेंट, ए फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ऑब्वियसली बात है फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे पेपर में आपको आ सकते हैं, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनको हल्के मत लेना। ए फिजिबल सोल्यूशन, क्योंकि ये डायरेक्टली हो जाएंगे, ए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एन, और मैंने इसको इसी तरह से प्लान करा है कि अगर आप इसको वीडियो को एक बार देख लो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। ए फिजिबल सोल्यूशन, ओके ऑब्वियस बात सॉल्व करने वाले तो सॉल्व कर ही लोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एन एलपीपी प्रॉब्लम इज must satisfy all the problem's constraints simultaneously, need not satisfy all the constraints, need not satisfy all the constraints, only some of them, must be a corner point of the feasible region, must optimize the value of objective function। देखो बच्चे जो फिजिबल सोल्यूशन होता है ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम का, यहाँ से शुरू करते हैं, मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मस्ट ऑप्टिमाइज। देखो बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूँ, जो मैंने बातें आपको बोली ना वो सभी आपको काम आने वाली हैं, ठीक है। देखो ये सपोज इस तरह से है, ये सपोज इस तरह से है, ठीक है। तो ये मेरे को बताओ, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये क्या है, ये रेड वाला पोर्शन क्या है, यस ये क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन ये सारा है, ये सारा फिजिबल सोल्यूशन है। जो फिजिबल सोल्यूशन है मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो बच्चे फिजिबल सोल्यूशन जो है वो जेड को, जो कि बच्चों बहुत से बच्चों को ये सही लगेगा, वो जेड को ऑप्टिमाइज नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत है।
ठीक है, मस्ट बी ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ये जरूरी नहीं कि कॉर्नर पॉइंट होगा, ये कोई भी पॉइंट इसके बीच में हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नीड नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट ओनली सम ऑफ द, ये भी गलत है। ये फिजिबल सोल्यूशन जो है सबको सेटिस्फाई करना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा आंसर, मस्ट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट साइमल्टेनियसली, हर एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू, ऑप्टिमाइज कौन करता है? कॉर्नर पॉइंट्स करते हैं। ये क्या है? फिजिबल सोल्यूशन, और कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो में z की ऑप्टिमाइज वैल्यू देते हैं, तो प्लीज इस बात का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल्स इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर अ सेट ऑफ क्वांटिटीज दैट नीड टू बी डिटरमिन्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर नोन एज। देखो बच्चे, जो वेरिएबल होते हैं वो क्या बोलते हैं? एक्स और वाई, क्या नाम रखा था उनका? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट और डिसीजन वेरिएबल्स, तो क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। यहाँ पर बच्चे हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं फिजिबल रीजन के, तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ओके, सबसे पहले ऐसा करते हैं, अब इसको लिखते हैं 30x + 24y। तो यहाँ पर आप लिखो 0,4 पर कितना आएगा? तो 96, उसके बाद आएगा जी 8,0 पर 240, उसके बाद 20/3 4/3, 30 × 20/3 24 × 4/3, इसको कट करोगे यहाँ पर 10 आएगा, 3 8 तो कितना आएगा? 232, तो 232। तो क्या पूछा, क्या उन्होंने पूछा क्या है? मिनिमम वैल्यू। ओके, डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 232 और 240 है ना, 240 है और मिनिमम है 96 का, डिफरेंस कितना आएगा? 4, 13 में से 9 गए तो कितना आएगा? 4, तो 144। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 30th क्वेश्चन की बात करते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिर कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं, देन द कंपेयर द क्वांटिटीज इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो फिर से कॉर्नर पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे। z कितना दिया हुआ है? 4x + 3y, ठीक है। तो पहले है 0 0, कितना आंसर आएगा? 0 ही आएगा। 0,40 तो कितना आएगा? 120, 20,40 तो ये बनेगा 80 और 120 तो कितना आया? 200, 60,20 तो कितना आएगा? 240 + 60 मतलब 300, उसके बाद आएगा 60,0 तो ये 240 आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की द कॉलम मैक्सिमाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम ऑफ z, या कॉलम बी में लिखा हुआ है 325। हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है? ऑब्वियस सी बात है 300 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 325 है। द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज़ ग्रेटर, ए में जो है क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर है। गलत है बच्चे, ये क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, ये सही लग रहा है मुझे। 2 क्वांटिटीज आर इक्वल, गलत है। रिलेशनशिप क्या है? ओके, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो 30th का बी ऑप्शन जो है बच्चे वो इसका राइट आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीनियर प्रोग्राम दी हुई है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, 5 कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर लाइंस जो हैं बहुत जल्दी बन जाएंगी बच्चे। x + y <= 14, आपको पता है 0,14 एंड 14,0। अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूँ, अभी मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। तो ये बनेगा x को 0 किया तो y भी 0 आया, x को 14 कर तो y भी 14 ही आएगा, ठीक है। तो बाकी हम ड्रॉ कर लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले ब्लू लाइन को बनाते हैं। ब्लू लाइन कैसी है? 0,14 14,0, तो ये है जी 0,14 14,0। उसके बाद है 0 को, और ये ऑब्वियस लाइन ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ठीक है। ये 0 0 और 14,14, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा 14,14। आगे क्या है? x = greater than = 3, x greater than = 3, ये लाइन जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगी। और कौन सी लाइन है?
और है जी वो x इज इक्वल टू 9। अब इसके लिए ना ये आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट जल्दी जल्दी निकाल लूँ। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 14, x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 0, इनको ऐड करना तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x कितना आ गया 7। अगर x 7 है तो y भी 7 है, तो ये पॉइंट कितना है 7,7। तो हमें इतना पता लग गया कि जो 9 है वो वाली यहाँ पर कहीं पर होगी। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है और शेडिंग करनी पड़ेगी। ब्लू पोर्शन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन और 0 लेस देन टुवर्ड्स ओरिजिन, नीचे की ओर शेड कर रहा है। ये जो लाइन है इसमें कौन बड़ा है, x बड़ा है, तो ये x की तरफ शेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ही आएगा ऐसे। तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये इसकी और शेड कर रहा है, ये लेस देन इक्वल टू 9 है। तो ये वाला पोर्शन बच्चे हमें ऑब्वियस सी बात है करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ही पूछा है ना, 5 कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। ये पॉइंट कितना होगा, ये ग्रीन देखो ब्लू और ऑरेंज का। ब्लू लाइन जो है वो कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें ये 9 फिल कर दो, x इज इक्वल टू 9, तो y कितना आएगा, y आएगा 5। तो ये लाइन होगी 9,5। सेम वे से ये पॉइंट तो आपको पता ही है, ये होगा 9,0, ये होगा जी 3,0, ये रह गया। अब ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन में x और y बराबर ही हैं, और ये पॉइंट कितना होगा 3,3। तो कितने पॉइंट्स आए, 1 2 3 4 5, 5 तो आ गए, इंक्लूडिंग 0 0 एंड 9 5। ये वाला गलत है, इंक्लूडिंग 7 7 एंड 3 3, ये सही लग रहा है मुझे। अगला 14 ये नहीं है। ओके, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो बच्चे ऐसे ही हमें पेपर में क्वेश्चन जो है वो करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। किसी क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में टाइम लग भी सकता है, किसी क्वेश्चन में टाइम कम भी लग सकता है, बट अल्टीमेटली आपको ये करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो 2022 में पूछा गया है। इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अब शेडिंग करने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। कौन से हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो, इनमें से कौन सा कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो अब क्या करो, देखो पहली लाइन लिखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। इसमें आप x को 0 करोगे तो y कितना आएगा 6 आएगा। अगर y को 0 करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, 0,6, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गई। ठीक है, नॉट अ कॉर्नर पॉइंट पूछा है, जल्दी आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। अब x को 0 करा तो कितना आएगा, हाँ 8, और अगर इसको 0 करा तो y को 0 करा तो कितना आएगा 6,0। ठीक है, तो ऑब्वियस है, बाकी तो डिफरेंट लग रहे हैं। ओके, लेस देन इक्वल टू 5 को छोड़ दो। तो यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आइडिया नहीं लगा पूरा, तो आप क्या करो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48 है। तो आप क्या करो, इसको बच्चे मल्टीप्लाई करो आप 3 से, और इसको 2 से कर दो, तो कितना आएगा 9x 12y 72। यहाँ पर कितना आया 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 96। तो इसको करो माइनस माइनस माइनस, तो ये आपस में कट गया, तो -7x, तो कितना आया 96 में 74, और यहाँ पर कितना आया 96 में से 72 गए, तो ये आ गया 24 आ गया है ना, 24 माइनस के, तो x कितना आ गया 24/7। तो x 24/7 है, तो y कितना आएगा 24/7 इज इक्वल टू 24। तो 4y इज इक्वल टू 24 72/7, तो कितना आएगा, तो 168 माइनस 72/7 कितना आ गया 6 और 9, ये आपस में कट गया, नहीं 24/7, तो y भी 24, तो ये पॉइंट भी बच्चे है, तो ये ऑप्शन भी गलत लग रही है मुझे। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों मेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना था। अब देखो इसका भी निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 5, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। इसमें x को 5 फिल कर लो, तो कितना आएगा 24, 4y इज इक्वल टू कितना आएगा 9, तो y कितना आ गया 9/4। ओके,
यानी कि 5,9/4 भी एक कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। और कौन सा है, एक x को 5 यहाँ पर भी फिल कर लो, x को 5 जो है यहाँ पर भी फिल कर लो, 8x + 6y = 48। x को 5 फिल करोगे तो 6y = 8, y कितना आ गया 8/6 यानी कि 4/3। तो 5,4/3 भी है, तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो नहीं आया। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम बनाने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, वो समझते हो डिसीजन वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई लीनियर कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। देखो बच्चे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन में एक्स और वाई की वो सभी वैल्यूज जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, तो उनको हम बच्चे क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ डिसीजन, देखो एक्स और वाई की वैल्यूज़ की बात हो रही हैं, एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स सबको सेटिस्फाई कर रही हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो हमें सभी जगह पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती, सभी पॉइंट्स पर नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पर फिजिबल सोल्यूशन जो है वो आएगा, जो 23 में क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इन LLPP R is a feasible region if R is unbounded then maximum or minimum value of objective function may, और ये सही लग रहा है मुझे। R is bounded तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये दोनों बिल्कुल सही लग रहे हैं मुझे। इफ अ सोल्यूशन एग्जिस्ट इट्स मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट, ओके ये भी बिल्कुल सही लग रहा है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कॉर्नर पॉइंट्स पर ही होगा। इफ आर इज बाउंडेड देन मैक्सिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट बट मिनिमम वैल्यू मे और मे, ये गलत है बच्चे। अगर वो बाउंडेड है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करेंगी। तो ए, बी एंड सी, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, इफ द लीनियर कॉन्स्टेंट फॉर विच, देखो 2023 का क्वेश्चन है, ओके। अब अगर हम इस लाइन को देखें, ये 50 है, यहाँ पर इस लाइन को अगर हम देखें 50 और 50, मतलब ये लाइन जो है वो ऐसी होगी, x + y यहाँ पर 50 आएगा। अब क्योंकि इसके नीचे शेड हो रहा है तो ट्रू करना पड़ेगा, तो ये आएगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं है, यही होगी 2x + y 2x + y 2x + y सेम ही है। हमें ये देखना है, इसके भी नीचे शेड हो रहा है, तो ये 2x + y <= 80 आएगी, ठीक है। तो हमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ओके सी ऑप्शन, देख लो दोनों के दोनों ट्रू करने हैं हमें, तो 35 का सी ऑप्शन है बच्चे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। अब ये देखो जी, विच ऑफ द 25 में क्वेश्चन पूछा गया, देख लो आप प्लीज़, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फिजिबल रीजन, इनमें से कौन सा करेक्ट फिजिबल रीजन है। अगर हम इसको बना के देखें, पहले x - y > 5 है, x को 0 करा तो y कितना आएगा -5, अगर x को y को 0 करा तो x कितना आएगा 5,0। अगर मैं दूसरे लाइन को बना के देखूँ 5x - 5y <= 16, अगर मैं x को 0 करूँगा तो y आएगा -16/5, ये कितना होगा 3.5 आई थिंक, है ना। 16 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 = 15, 1 बच गया, 3.2, ठीक है। अगर y को 0 करेंगे तो वो 3.2, 0। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बना के देखें। तो पहले ब्लू लाइन को बनाएं, 0, -5 5, 0, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ग्रीन लाइन को बनाएं, ये -0, ऑब्वियस सी बात है ये भी ऐसे ही होगा, ये 3,0 हो गया, 3.2,0 हो गया, 5,0 हो गया। अब ब्लू लाइन जो है वो अवे है, फॉल्स है, 0 ग्रेटर है, अवे फ्रॉम, इधर को शेड करेगी। और ये जो है बच्चे ये ट्रू लग रही है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करेगी। तो कौन सा ज़्यादा लग रहा है, ओके ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो कितनी जल्दी है बच्चे हमने इसका गेस कर लिया, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं। द ऑब्जेक्टिव, ये देखो बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 25 में। क्या क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें बहुत ध्यान से करना बच्चे इस क्वेश्चन को, z = ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अल्फा बीटा दोनों क्या हैं, 0 से बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हैज़ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, ये कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे अगर देखें इसमें एक ही कॉन्स्टेंट दिया हुआ बच्चे, देखो ये देखो, अगर मैं इसकी कॉन्स्टेंट्स की बात करूं तो यही दिया हुआ है x + y <= 2, x को 0 करा तो y 2 है, y को 0 करा तो x, क्योंकि y को 0 करा तो x 2 है। तो ये लाइन जो है कुछ ऐसी बनेगी, ये है 2,0,
और ये है 0,2। अगर मैं शेडिंग की बात करूँ तो टुवर्ड्स ओरिजिन जो है वो शेड करेगी 0 लेस देन इक्वल टू 12 है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये एक आपका शेडिंग पोर्शन आ गया। अब आपको पता है इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हुए, ये वाला और ये वाला, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो z की वैल्यू, z देखो कितना है, z है आपका अल्फ़ा x प्लस बीटा y। ठीक है, अगर मैं इसमें 0 0 फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा 0। अगर इसमें मैं 0,2 फिल करूँगा तो कितना आएगा 2 टाइम्स बीटा। ठीक है, और अगर इसमें मैं 2,0 फिल करूँगा तो इसमें आएगा 2 अल्फ़ा। देखो अभी तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है। तो हम पूछा क्या है हमसे, मैक्सिमम ऑफ z मिनिमम ऑफ z। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना पता है कि एज बीटा जो है वो 0 से बड़ा है, इच इम्प्लाइज 2 बीटा भी जो है वो 0 से बड़ा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एज अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हमें इतना पक्का पता है कि ये वाली मिनिमम वैल्यू है। कैसे पता है, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 से बड़े हैं। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम यही है। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम की। अब देखो मैक्सिमम कैसे निकाल लेंगे, हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम ऑफ z माइनस मिनिमम ऑफ z। अब इनमें से मुझे ये वैल्यू पक्का पता है, बट इनमें से ये नहीं पता कि कौन वैल्यू बड़ी है। तो मैं इसको लिखूंगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा। इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो इसका आंसर आएगा, बट अभी तक हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। क्या इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 अगर मैं बाहर लूँगा तो मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा बीटा माइनस 0, मतलब छोड़ दो इसको, तो ये इसका आंसर है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चे ये क्लियर है। बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था, 25 में पूछा गया, तो मैंने वो भी इंक्लूड करा ताकि आपको आइडिया मिले। देखो सबसे पहले इसका शेडिंग पोर्शन हमने कर लिया, हमें इतना पता लग गया कि अल्फ़ा बीटा दोनों 0 से बड़े हैं, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ऑब्वियस बात ये मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ मैंने मिनिमम लिख ली। अब इन दोनों में से मुझे पता ही नहीं है अल्फ़ा बड़ा कि बीटा बड़ा है, तो मैंने लिख दिया उसी तरह से, क्योंकि मेरे ऑप्शन में भी ऐसा ही कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो 23 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। देखो इसमें फिजिबल रीजन वो पूछ रहे हैं, फिजिबल रीजन किस में है। देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, 0,1 आएगा, 1,0 आएगा। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये आएगा, x को 0 करा, y माइनस 1 आया और 1,0 आया। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करें। ये देखो जी, ऑरेंज लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये बनेगी 0,1 1,0, 0,1 1,0। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखो, ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर पॉइंट कितना आएगा, 0,-1। अब शेडिंग की बात करूँ, ये टुवर्ड्स ओरिजिन जो है शेड करेगा, ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन जो है वो शेड करेगा, मतलब शेडिंग जो है वो ये वाली होगी। वैसे नॉर्मली बच्चे, नॉर्मली वो हमसे पूछते हैं कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल रीजन कौन सा है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वैसे यहाँ पर ना हमने क्वेश्चन करा था स्टार्टिंग में, मैं होगी आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ना इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख के आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर ना हमने क्वेश्चन करा था, ये देखो यहाँ पर मैंने बोला कि इसकी डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, x और y दोनों के हैं 0 0 से बड़े हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल होता है। उन्होंने फिजिबल सोल्यूशन पूछा था। अब यहाँ पर उन्होंने बड़ी चालाकी से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करा है। वो क्वेश्चन को चेंज क्या करा है, या देखो क्या लिखा हुआ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x जो है वो 0 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा यहीं पर है। y के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये सारा हमारा फिजिबल सोल्यूशन है। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी सही है, तो बी एंड डी, तो बी एंड डी ओनली। तो बी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। तो बच्चे हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन रीजन का आपको पता है, असर्शन रीजन में 4 ऑप्शंस होती हैं, असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू होते हैं और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ असर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं, बट आर का कुछ भी लेना देना नहीं होता असर्शन के साथ। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, यही 4 ऑप्शंस होती हैं। और लीनियर प्रॉब्लम्स इज टू बी ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यस, ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना होता है। असर्शन इज करेक्ट एज वी फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो असर्शन जो है करेक्ट है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये वही बातें लिखी हुई हैं घुमा फिरा के, बट यहाँ पर आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन है,
R is not correctly explain A। देखो बच्चे, इसका डायरेक्टली जो है इसका कुछ लेना देना नहीं है कि हमें जो है लीनियर प्रॉब्लम जो है इस टू ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो आर इज़ नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए। तो बच्चे यहाँ पर वीडियो हमारी कंप्लीट है और हमने 39 बच्चे क्वेश्चंस करे हैं। देखो रिपीट क्वेश्चन करवाने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि सेम क्वेश्चन हम करी जाएँ। मैंने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है और ट्रस्ट मी बच्चे, इस वीडियो में शायद हमें 1 घंटा 15-20 मिनट ही लगे होंगे और इस वीडियो के बाद आपके 4 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर जो हैं पक्के हैं। मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वीडियो बनाई है कि मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं इसमें इंक्लूड करे हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो बच्चे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, हाइप जरूर करना, चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लो कि आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।